हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे हैं अपनी आईटीआई कोपा थ्योरी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस, और आज की क्लास होने वाली हमारी क्लास नंबर 5। ऑलरेडी हम 4 क्लासेस कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लासेस प्लेलिस्ट थ्योरी की भी मिल जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, निमी बेस्ड क्वेश्चन है, नए सिलेबस पर आधारित है। लैंग्वेज में आपका कोई इशू नहीं है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको करवा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी पुराने स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी किए होंगे, तभी वो इन क्लासेस को रेगुलर देख पा रहे हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा क्लास को, ताकि और भी स्टूडेंट को ये क्लास मिल सके, वो इन क्वेश्चंस को पढ़ सके। तो आज का टॉपिक रहने वाला है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से रिलेटेड आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है? ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो ईडीआई का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आपके मन में एक सवाल है कि क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो क्या केवल इंग्लिश में आएंगे या फिर केवल हिंदी में आएंगे? ये सवाल है आपका। मैंने कमेंट पढ़ा था, ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा, राइट। मतलब जैसे आपको मेरी क्लास में देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन, वैसे ही आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ऊपर इंग्लिश में है, फिर नीचे हिंदी में ट्रांसलेट है, जिस भी ऑप्शन का हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा वो आपके एग्जाम में भी ट्रांसलेट होकर नहीं आएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उसका ट्रांसलेशन होना, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका पॉसिबल नहीं है हिंदी में ट्रांसलेशन होना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म की बात हो रही है। तो फुल फॉर्म देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ही होगा। हिंदी में अगर फिर लिखेंगे तो फिर क्या फायदा? यहाँ पे हिंदी में ऐसे लिख जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, सॉरी चेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इस तरीके से जब लिखा जाएगा तो फायदा ही क्या है? तो जैसे मेरी क्लास में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी सेंटेंस का अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ है तो आपके एग्जाम में भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ सीजीआई? आप कहेंगे देखिए मैडम, यहाँ पे फुल फॉर्म की बात हो रही थी, यहाँ पर एब्रीविएशन की बात हो रही है, ऐसा क्यों? मतलब तो दोनों का एक ही है। हाँ, मतलब दोनों का एक ही है, बस मैंने बोला ना, क्वेश्चन को बस घुमा फिरा के पूछेंगे। अब इसको पूछ लेते, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई, तो क्या बिगड़ जाता, राइट, क्या ही बिगड़ जाता। लेकिन उन्हें क्वेश्चन को घुमा फिरा के बच्चों को कंफ्यूज करना है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करना है कि अरे एब्रीविएशन, ये अब ये एब्रीविएशन क्या है, यही तो सोचेंगे कि ये एब्रीविएशन क्या है। फुल फॉर्म तो हमने सुना था कि हाँ ईडीआई का फुल फॉर्म ये होता है, सीजीआई का फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन सीजीआई का एब्रीविएशन क्या होता है? एक और क्वेश्चन अलग तरीके से बन जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज द नहीं सॉरी, व्हाट इज नहीं, सीजीआई, एक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर यही है, क्वेश्चन भी वही एक ही तरीके से पूछ रहे हैं, बस जो शब्द हैं वो अलग यूज कर रहे हैं। तो सीजीआई, सीजीआई स्टैंड्स फॉर, एक ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, एक ये क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीआई, एंड एक ये क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ सीजीआई। मतलब एक ही है क्वेश्चन, एक ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन अलग अलग शब्द यूज करके। ये समझ गए आप? ओके, ठीक है, समझ गए हैं। आंसर भी आप तो देने ही लग रहे हैं, मेरे से पहले आंसर दे दो। मतलब तैयारी आपकी बढ़िया है, ऐसी तैयारी बढ़िया रखिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए ध्यान से, राइट। और एग्जाम के लिए तो आप तैयार रहेंगे ही। अभी से आप क्लास बाय क्लास करते जाएंगे तो आपको लास्ट में परेशानी नहीं होगी, राइट। तो इसका आंसर क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। सीजीआई का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जिस भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो सकेगा उसका मैं कर दूंगी, नहीं हो पाएगा तो नहीं करूंगी, और वो एग्जाम में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज पेमेंट गेटवे। ई कॉमर्स किस प्रकार का भुगतान गेटवे है, जो ई कॉमर्स है वो किस प्रकार का भुगतान गेटवे है, B2B, B2C, G2C या फिर G2B। तो ये होता है G2C। अब ये G2C क्या होता है, तो G2C देखिए यहाँ पर लिखा है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर इज अ मॉडल वेयर अ गवर्नमेंट सेल्स गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर। यहाँ पर देखिए जो सरकार है वो कंज्यूमर को, डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान व सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो ये कहलाता है G2C। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज टेंडर्ड एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है। ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन हमारे सामने है B2B, B2C, G2C या फिर G2B। तो जो ई कॉमर्स है वो निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है, वो किस प्रकार से है, वो है G2B। अब ये G2B समझ लेते हैं। तो G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। ई कॉमर्स में G2B को सरकार से व्यवसाय के रूप में दर्शाया गया है। G2B व्यवसायों और सरकारों के बीच एक संबंध है जहां विभिन्न स्तरों की सरकारी एजेंसियां सरकारी पोर्टल माध्यम से अन्य आईटी समाधान की मदद से किसी व्यवसाय इकाई को सेवाएं या जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर इतनी अच्छी तरीके से G2B को समझाया गया है कि G2B आखिर होता क्या है, यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट सीधे बिजनेस, जो बिजनेस होते हैं उनसे सीधा अपना जो सेवाएं हैं वो जानकारी है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज अमेजोन। ये मैंने आपको बताया था शायद पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। तो अमेजोन किस प्रकार का ई कॉमर्स है, तो अमेजोन देखिए हमारा है B2C। अब B2C क्या होता है, तो B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यवसाय से उपभोक्ता। अमेजोन सुना होगा, आप अमेजोन पे जाएंगे, अमेजोन वही है ना जहाँ से हम सामान वगैरह खरीदते हैं, ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन। तो अमेजोन वही है जो सीधे व्यवसाय से उपभोक्ता यानी कि हम ही लोग हैं उपभोक्ता, राइट, व्यवसाय से उपभोक्ता तक। तो जो B2C है वो किसी व्यवसाय और उपभोक्ता के बीच सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही है ना, हम लोग ऑर्डर करते हैं, कंपनी हमें सामान देती है, तो वही है सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है क्या, B2C। जो उसके उत्पादों या सेवाओं के अंतिम उपयोगकर्ता अधिकांश कंपनियां जो सीधे उपयोगकर्ता को बेचती हैं उन्हें B2C कंपनियां कहा जाता है। वही सीधी बात है कि जो हमें सीधे प्रोडक्ट्स और हमें अपनी सेवाएं प्रदान करता है वो कहलाती हैं B2C कंपनियां, जो कि है एक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट भी कह सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। भौतिक रूप से किसी दुकान पर जाए बिना, कोई दुकान है, हमें कुछ भी राशन लेना है या फिर हमें कपड़े लेने हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार दुकान पे जाएंगे बड़ी चिकचिक होती है, बार्गेनिंग करनी होती है, हम जाएंगे नहीं, हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हम घर बैठे मंगा सकें। अब घर बैठे सबको पता है ई कॉमर्स क्या होगा, ई कॉमर्स किसके द्वारा, ई कॉमर्स के द्वारा हम कहीं पर भी दुकान पर जाए बिना, किसी भी शॉप पर जाए बिना अपनी वस्तु को, अपनी ज़रूरतमंद चीज़ को घर पर मंगा सकते हैं। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए ई कॉमर्स। मेरे से पहले आंसर आ जाते हैं, वाह। विच स्कोप ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, ईबे, ETC। ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, ईबे आदि कौन सा स्कोप है। जो अमेजोन और ईबे हैं इनका क्या स्कोप है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। राष्ट्रीय स्तर के हैं, लोकल स्तर के हैं, या फिर ग्लोबल स्तर के, या फिर वर्चुअल स्तर के हैं। तो आपने अमेजोन तो सुना होगा, ईबे सुना हो या ना सुना हो, लेकिन अमेजोन आपने सुना होगा। तो जो अमेजोन है वो एक वैश्विक स्तर की कंपनी है, ये एक वैश्विक स्तर का प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल। 8 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COD इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप क्या है, COD। आप लोग शॉपिंग करते हो, बहुत सारी करते होंगे शॉपिंग, नहीं मैं तो करती हूँ शॉपिंग, आप लोग भी करते होंगे। क्योंकि देखो आप लोग किसी भी, आप कहोगे मैं गांव का रहने वाला हूँ या गांव की रहने वाली हूँ, अब तो भैया जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो अब घर घर पहुँच गई है, सबको इंटरेस्ट आ गया है कि भैया वहाँ पे सामान थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है, या फिर बाज़ार में जाके हमें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है। सबको शौक होता है कि हम भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो सबने की होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ऑनलाइन शॉपिंग ना की हो और COD का मतलब ना पता हो।
हम में से ज़्यादातर लोग सीओडी ही करते हैं। सीओडी यानी कि हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं, और फिर सीओडी का एक ऑप्शन होता है, तो उसमें हम कंफर्म करते हैं कि जब भी डिलीवरी होगी हमारे प्रोडक्ट की तो हम तभी पैसे देंगे। जब हमारी डिलीवरी होगी तभी हम पैसे देंगे, जो भी प्रोडक्ट का पैसे बनता है तभी हम पे करेंगे, इससे पहले हम नहीं करेंगे। तो वो ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी। होता है ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, मतलब हमारे पास हमारा पहले सामान आ जाए तभी हम पैसे देंगे। पता नहीं फ़ोन मंगाया और साबुन की टिकिया निकल आई। ये वैसे थोड़ा जो फ्रॉड कंपनी है छोटी मोटी, वो उनमें ऐसा होता है, और कंपनियां भी ऐसा नहीं करती हैं, वो बीच में होता है। कंपनी तो अपना अच्छे से पैक करके निकाल देती है, और ये रहे हम कंज्यूमर, बीच में जो पैकिंग जो शिपिंग वगैरह होती है, इधर उधर लेबल्स लगते हैं वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और यहाँ से हो जाते हैं हमारे सामान गायब। ऐसा होता है जो लोकल की कुछ फ्रॉड कंपनी है उनमें। लेकिन जो अमेज़ोन आप देखेंगे बहुत कम गलतियाँ होती हैं, होती ही नहीं है। मैंने अभी तक देखा है अमेज़ोन से तो बहुत कम गलती होती है। फ्लिपकार्ट तो मुझे बहुत ही पसंद है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विच वन इज ई कॉमर्स साइट। हाँ, ये इस क्वेश्चन की बात कर रही थी, मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि ये ऐसा क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, और एक और मैं क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ जो मेरे एग्जाम में आया हुआ था। तो ई कॉमर्स साइट, इनमें से कौन सी ई कॉमर्स साइट है? याहू, बिंग, गूगल या फिर अमेज़ॉन। इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, याहू, बिंग, ये सारे सर्च इंजन हैं। गूगल, एक मैंने कोई एक वीडियो देखी थी, उसमें गूगल को गुगलू गुगलू ऐसे कुछ पढ़ रहे थे, शायद आप लोगों ने देखी हो तो कमेंट करके बताना। यस, देखी है, बट वो बहुत फनी थी। जो टीचर हैं वो गूगल को गुगलू पढ़ा रहे हैं, राइट, देखिए ना। तो भैया ये हाल है टीचिंग का, और इसको बोलते हैं वीरांगना। अब ये ऐसा लिख के आएगा, आप कहोगे अमेज़ॉन को मैम अमेज़ॉन लिखो, अमेज़ॉन को आप वीरांगना क्यों लिख रहे हो, आप अमेज़ॉन लिखो। लेकिन मेरे एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख के आया था, वीरांगना ही लिख कर आया था। और अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा ना तो वीरांगना ही लिख के आएगा, अमेज़ॉन लिख के नहीं आएगा। ये आपको मैं बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वीरांगना ही लिख के आएगा, अमेज़ॉन लिख के नहीं आएगा। मैं जानती हूँ ये अमेज़ॉन सही है, ये लिखना सही है अमेज़ॉन। जैसे अनामिका को अनामिका लिखेंगे ना, राइट, अनामिका को अनामिका लिखेंगे। पूजा, पूजा नाम है कोई, तो पूजा को पूजा लिखेंगे, वर्शिप थोड़ा ना लिखेंगे, राइट। तो अमेज़ॉन को अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है तो वीरांगना लिख के आएगा, लेकिन हमें आंसर ध्यान रखना है कि हमारी जो ई कॉमर्स साइट है वो अमेज़ॉन है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ए ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन भुगतान कौन सा है? ऑप्शन पढ़ेंगे तुरंत आंसर देंगे। मुझे पता है आप लोग होशियार हो, राइट। मेरे से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तुरंत आप लोग आंसर दे देते हो। आप लोग, मुझे लगता है आपने मेरी पहली क्लासेस देखी हुई हैं, राइट। मैंने पहले बोल दिया था आप लोगों से कि आप लोग मेरी क्लासेस देख लें पहले से ही। तो क्योंकि जो लोग पहली बार क्वेश्चन देखते हैं उनको लगता है ये क्या क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए, जो भी इन क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं, क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, उनको दोबारा देखने की ज़रूरत है। आप लोग अभी जो हम क्लासेस करवा रहे हैं, अभी तो ये 5वीं क्लास है, उसके बाद और क्लासेस करवाएंगे, राइट। 5वीं क्लास है, और भी आगे क्लासेस होंगी, ये ध्यान रखिएगा। भटकिए मत कि आप एक क्लास आपने इधर से देख ली, दूसरी क्लास उधर से देख ली, फिर तीसरी क्लास उधर से देख ली, उसमें हो जाएंगे आप कंफ्यूज। एक चैनल को पकड़ लीजिए, राइट, वहाँ से आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इसलिए बोल रहे हैं भटकना नहीं है, आप लोगों को भटकते बहुत है, मैंने देखा है, मैं खुद भटकी थी इधर उधर। मैं अभी भी भटकती हूँ, जब भी कोई मेरा एग्ज़ाम होता है तो मैं भटकती हूँ कि भाई अब कैसे होगा। अभी मैंने ओ लेवल का एग्ज़ाम दिया तो मैं भटकी थी कि भाई कहाँ से पढ़े, लेकिन फिर पता चला कि यार सब कुछ तो मुझे आता ही है। हाँ, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, भटकना स्वाभाविक है, लेकिन एक एम भी तो बनाइए कि हमें अगर इस चैनल पर क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही हैं, सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज हो रही हैं, दोनों लैंग्वेज में हो रही हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए,
जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर रेगुलर देखिए, ऐसा नहीं है कि एक क्लास वहाँ से एक क्लास वहाँ से, ऐसा नहीं, राइट। तो हाँ, जो भी पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो वो ये क्लासेस देखें डेली, जब जब क्लासेस होती हैं। उसके बाद दोबारा जब टाइम मिले तब देखना, और फिर मैराथन क्लास होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब ऐसे नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी मैराथन क्लास होगी, तो उनसे आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भूलें ना, और ये चैनल खो ना जाए आपसे कि वो चैनल कौन सा था जहाँ पर एक मैडम थी, उन्होंने बताया था कि हम मैराथन क्लास करेंगे, राइट। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑनलाइन भुगतान कौन सा है? मेरे बताने से पहले ही सबने बता दिया है, पेटीएम, पेटीएम। नेक्स्ट है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड बायर आर द बोथ बिजनेस फर्म। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता, यहाँ पर विक्रेता है, विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म हैं। ई कॉमर्स में जो कौन सा मॉडल है, इनमें से कौन सा मॉडल है जहाँ पर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यावसायिक फर्म में होते हैं? तो वो मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस। अब भाई विक्रेता भी व्यावसायिक फर्म में है और खरीदार भी, यानी कि जो बायर है वो भी व्यावसायिक फर्म में है, तो दोनों हो जाएंगे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में। क्या हो जाएगा? व्यवसाय से व्यवसाय। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर इज अ बिजनेस एंड द इंडिविजुअल इज एन कंज्यूमर। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता एक व्यवसाय और व्यक्ति उपभोक्ता है? विक्रेता एक व्यवसाय और व्यक्ति उपभोक्ता है, तो वो कौन सा मॉडल कहलाएगा ई कॉमर्स में? तो वो मॉडल कहलाएगा बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, व्यवसाय से, यहाँ पे व्यवस्था है, व्यवसाय है, ओके, व्यवसाय से उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मॉडल इन ई कॉमर्स इफ द सेलर एंड द बायर आर द बोथ इंडिविजुअल। ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यक्ति हैं? अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यक्ति हैं तो वो कौन सा मॉडल कहलाएगा? वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाएगा, उपभोक्ता से उपभोक्ता। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन ई कॉमर्स हेल्प्स टू कीप सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स अंटिल चेकआउट एंड पेमेंट। ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट, भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है? फॉर एग्जाम्पल, हम अमेजोन पे हैं, अमेजोन, वहाँ पर हम कोई देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? हाँ, हम सैंडल्स देख रहे हैं, सैंडल्स देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमें पसंद आती है, देखते हैं, पसंद आती है, खरीदना नहीं है बल्कि हमें और देखना है। जैसे एक पसंद आ गई तो उसको हम कर देते हैं ऐड टू कार्ट। क्या करते हैं? ऐड टू कार्ट कर देते हैं, मतलब खरीदनी नहीं होती है। आप कहोगे इसको ऐड टू कार्ट कर दें, मतलब सुरक्षित रख दें, दूसरी देखें, अगर वो अच्छी लगी तो फिर वो नहीं खरीदेंगे, वो खरीद लेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम 2 या 3 प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। फिर ऐड टू कार्ट में हम कंपैरिजन करते हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट करके रखे हैं ऐड टू कार्ट में, उनमें हम कंपैरिजन करते हैं कि हाँ, अब इन 3 में से हम देखें कि कौन सा अच्छा है, तो जो अच्छा होता है उसको हम कर लेते हैं बाय। तो यही क्वेश्चन पूछा है, चेकआउट या भुगतान तक, भुगतान से पहले, यही है कि हम खरीदते नहीं हैं, खरीदने से पहले हम अपने जो कुछ चूज किए हैं जो प्रोडक्ट, उनको कहाँ रखते हैं? तो आंसर है कार्ट, वही तो है, ऐड टू कार्ट, कार्ट में रखते हैं। नेक्स्ट है, विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट्स टू रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है? यहाँ पे सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ओटीपी, पिन, ऑथराइजेशन या फिर पास। यहाँ पे जो सूचना सुरक्षा से संबंधित हैं उन तक जो पहुंच अधिकार है उसका कार्य कौन सा है? तो उसको कहते हैं ऑथोराइजेशन, ऑप्शन सी, ऑथोराइजेशन। नेक्स्ट है, विच रिफर्स टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। खाते से मूल्य में कटौती के बाद खरीदार को पैसे वापस करने का संदर्भ क्या कहलाता है? क्वेश्चन को हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद हमारे पास आ गया, हमने रिसीव कर लिया, लेकिन फिर वो हमें पसंद नहीं आया,
अब हमने कर दिया उसको वापस, प्रोडक्ट तो वापस हो गया, लेकिन पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं। वो क्या करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, पैसे को वो आपके अकाउंट में डालते हैं। पैसे वो तुरंत वापस नहीं करेंगे, वो कहेंगे आपने रिटर्न के लिए डाला था, तो प्रोडक्ट तो रिटर्न हो गया है, प्रोडक्ट रिटर्न हो गया है, लेकिन आपके पैसे वापस होने के लिए कुछ प्रोसेस लगेगी 1-2 दिन का, तब आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो जो पैसे का वापस होना, आपके पैसे का वापस होना क्या कहलाएगा, रिफ़ंड कहलाएगा। आप कहेंगे हमें अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला, हमने ये प्रोडक्ट मंगाया था, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, लेकिन अभी तक हमें हमारा रिफ़ंड नहीं मिला है। ये शब्द यूज़ करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, धन की वापसी। नेक्स्ट है, विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट। बैंक के खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करने के लिए कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है। मतलब बैंक अकाउंट है हमारा, बैंक अकाउंट है, और उसी बैंक अकाउंट से हमने बनवाया है एटीएम, उसी बैंक का हमने बनवाया एटीएम, और उस बैंक में हमारे कुछ डले हैं 20,000 रुपये। तो अब पासबुक तो लिए घूमेंगे नहीं, अब जमाना है कार्ड का, ऑनलाइन पेमेंट का। तो यहाँ पे ऑनलाइन तो नहीं बोला है, यहाँ पे कार्ड की बात हुई है। कौन से कार्ड का हम यूज़ करेंगे भाई। ऑनलाइन तो वो हमारा वॉलेट हो जाएगा, ऑनलाइन वॉलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्ड की बात हो रही है। तो जो डेबिट कार्ड है, यहाँ पर पेपल मैंने गलत लगा दिया है बाय मिस्टेक, बट डेबिट कार्ड जो है उसका यूज़ हम करते हैं अपने बैंक के अकाउंट में जो भी राशि है उसका भुगतान के लिए, ठीक है। तो वो कार्ड होगा डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड। पेपल नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है, लेकिन ये डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है, जो इन्फॉर्मेशन तक पहुंच को सीमित करता है। ऑप्शन है अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी या फिर कॉन्फिडेंटिलिटी। क्या हो जाएगा, नियमों का वह समूह जो सूचना तक पहुंच को सीमित करता है, तो वो है ऑप्शन डी, गोपनीयता। नेक्स्ट है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द डेटा, ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशंस और डॉक्यूमेंट आर जेन्युइन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया कौन सी है कि डेटा, लेन देन, संचार या दस्तावेज वास्तविक हैं। मतलब वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे हमें पता चलता है, सुनिश्चित करते हैं कि जो डेटा है, लेन देन है या फिर संचार है या फिर जो दस्तावेज हैं वो वास्तविक हैं या नकली हैं। तो वो है ऑथेंटिसिटी, ऑप्शन सी, ऑथेंटिसिटी यानी कि सत्यता। ट्रांसलेट करा जाए तो अखंडता, उपलब्धता, उपलब्धता, अखंडता। मुझे क्लास लेने की इतनी जल्दी रहती है ना कि मैं चेक भी नहीं करती हूँ दोबारा कि जो क्वेश्चन ट्रांसलेट हो सकते हैं ऑप्शन, वो ट्रांसलेट हुए हैं या नहीं हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑथेंटिसिटी यानी कि सत्यता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ OLX वेबसाइट। 5 साल पहले हमने OLX का नाम बहुत सुना था। OLX इतना ऐड आता था, एडवर्टाइजमेंट इतना आता था टीवी पर, OLX आखिर है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे, आंसर आप तुरंत दे देते हैं। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, उत्पादों को खरीदना और बेचना, उत्पादों को खरीदना और बेचना। देखिए जिस किसी को भी आंसर आ रहे हैं ना वो कमेंट करते जाएं, इससे आपका होगा रिवीजन और माइंड में चढ़ जाएगी ये क्वेश्चन, बातें चढ़ जाएंगी, ऑप्शन चढ़ जाएंगे, मतलब फीड हो जाएंगे, मेमोरी, आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो ये होता है फ़ायदा। PDF के लिए अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो PDF आपको कुछ 200 क्वेश्चन आपके हो जाएं, तब मेंबरशिप वालों के लिए हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, उत्पादों को खरीदता है और बेचता है। OLX जो है, मतलब जैसे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बेंच है, टेबल हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमने OLX पर उसको बेच दी और वही टेबल को OLX ने किसी और को बेच दी। मतलब वो उसने हमसे खरीदी और वो किसी और को बेच दी, 100-200 रुपये बढ़ा के बेच दी। तो ये OLX करता है काम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेट्स एंड हैंडल्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर ई-कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के भुगतान को प्रमाणित और संभालता है। अब देखिए क्रेडिट कार्ड से हम भुगतान करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए जो प्रमाणित करता है और उसको संभालता है वो कौन सा है, पेमेंट गेटवे, ई-कॉमर्स गेटवे या फिर सॉफ्टवेयर गेटवे या फिर ई-वॉलेट। तो वो है पेमेंट गेटवे।
जो भुगतान को, क्रेडिट कार्ड के भुगतान को प्रमाणीकरण के रूप में संभालता है और प्रमाणित करता है। 23rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम कॉल्ड पीडीओस। पीडीओस एक और नाम जिसे कहा जाता है, मतलब पीडीओस को एक और नाम है, उसे क्या कहा जाएगा? ब्रूट फोर्स अटैक, नॉन टेक्निकल अटैक, फ्लैशिंग या फिर स्मर्फ अटैक। तो जो पीडीओस है उसका दूसरा नाम होता है फ्लैशिंग। इसका आंसर सी सही है। ओके, आंसर सी, फ्लैशिंग। इसका आंसर क्या होगा? फ्लैशिंग। पीडीओस है एक जिसका दूसरा नाम है, जिसको फ्लैशिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी नहीं होगा। राइट। अगली ऐसे ही अच्छे से क्लास हम करेंगे, क्लास नंबर 6, जिसका टॉपिक होगा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, यानी कि हम MS एक्सेल के क्वेश्चंस अगली क्लास में करने वाले हैं, जो कि होगी क्लास नंबर 6। देखिए साथ साथ में हम जो पहली क्लास देख रहे हैं उनको हम फिर से बता दें। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को हम थ्योरी की क्लासेस करते हैं, एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को हम करते हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस। मैं साथ साथ में तैयारी इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तब भी बढ़िया से बढ़िया नंबर आए। राइट। थ्योरी में तो देखिए आपको 1 से 2 बार पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से हैं टफ, और भी आगे आने वाले हैं MySQL, पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है थ्योरी में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल साथ साथ में करवा रही हूँ क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो क्लासेस को। आप समझते हो एक बार हम देख लेंगे मैराथन क्लास बस हो जाएंगे हमारे सारे कंप्लीट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 में से 25 पूरे क्वेश्चन सही करना है, और पूरे लाने के लिए आपको इन क्लासेस को देखने की जरूरत है, जो कि हमारी थर्सडे से सैटरडे तक होती है। 3 दिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास और 3 दिन थ्योरी की क्लास। तो अभी तो हम लोग थ्योरी की कर रहे हैं, उसके बाद हम जब थर्सडे को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास करेंगे तब हम आपको हर एक क्लास का आपको शेड्यूल पता चल जाता है। व्हाट्सएप पे मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो जो भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको हर एक अपडेट देखने को मिल जाएगी। जो भी अपडेट होगी, चाहे आपकी वैकेंसी को लेकर हो, चाहे आपकी क्लासेस को लेकर हो, सभी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी व्हाट्सएप के चैनल पर। तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। और प्लेलिस्ट आपकी थ्योरी की भी बन गई है, स्क्रीन पर शो हो रही होगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। वो सारी की सारी क्लासेस प्लीज आप लोग देखिएगा। इकट्ठा क्लासेस मत कीजिए कि हम संडे को 4-5 क्लासेस इकट्ठा देख लेंगे, ऐसा नहीं। इसी वजह से मैं 25-25, 30-30 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाएं बिना किसी प्रेशर के। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको क्लास नंबर 6 पे। बढ़िया तरीके से हम इन क्लासेस करेंगे। टॉपिक हमने बता दिया है, MS एक्सेल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे।